नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो बात कर लेते हैं लगातार राजस्थान विधानसभा उपचुनावों के नतीजों की, और 2 बज चुके हैं। तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 4 सीटें जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। झुंझुनू, देवली उनियारा, खीवसर, सलुम्बर में बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर जीते हैं। रामगढ़ की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार सुखवंत सिंह आगे चल रहे हैं। 84 में बीएपी उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, और दौसा में कांग्रेस के डीसी बैरवा ने जीत हासिल की है। खीवसर की बात कर लेते हैं तो पत्नी कनिका की हार पर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मंत्री खीवसर के सिर मूंछ मुंडवा लेने वाले बयान ने हराया है। विधानसभा में आरएलपी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, जबकि झुंझुनू में ओला परिवार और कांग्रेस का ये गढ़ बन चुका है। आपको जानकारी दें कि सांसद बृजेंद्र ओला के बेटे पुत्र अमित ओला चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के राजेंद्र भांबू यहां से जीते हैं, जबकि देवली उनियारा की बात करें तो बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने यहां जीत हासिल की है। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को उन्होंने चुनाव हराया है, जो त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे हैं। आदिवासी सीट 84 में एक बार फिर से बीएपी का वर्चस्व कायम है। बीएपी के अनिल कटारा ने चुनाव जीत लिया है, और बीजेपी के कारीलाल ननोमा को उन्होंने चुनाव हराया है। और देवली उनियारा सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कि राजेंद्र गुर्जर, जिन्होंने यहां से जीत हासिल की है। ये बिग वॉल पे आपके सामने ब्रेकिंग लेकर मैं हाजिर हूं। आप देख पा रहे होंगे राजेंद्र भांबू ने जहां झुंझुनू से जीत हासिल की है, वहीं अगर बात कर ली जाए देवली उनियारा सीट की तो देवली उनियारा सीट से राजेंद्र गुर्जर ने यहां चुनावी जीत हासिल की है। सलुम्बर से बीजेपी की शांता मीणा यहां पर जीती हैं। दौसा से कांग्रेस के डीसी बैरवा ने जीत हासिल की है। देवली उनियारा से बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जीते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। झुंझुनू में ओला परिवार की हार हुई है। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा के भाई की हार हुई है, और सलुम्बर से बीजेपी की शांता मीणा जीती है। और खास मेहमान इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस वक्त गजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी नजर आ रहे होंगे आपको, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनपुट एडिटर सुशांत लगातार बने हुए हैं, और वीरेंद्र भी बीजेपी दफ्तर में उनकी मौजूदगी, वहीं से लगातार अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। पहले कांग्रेस का ही रुख कर लेते हैं। प्रवक्ता गजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र जी, जो रिजल्ट सामने आया है, एकदम ऐसा लग रहा है कि 360 डिग्री का एंगल घूम चुका है। जहां पिछले उपचुनाव की बात करें तो आप लोग इतने आगे नजर आ रहे थे, और मैंने तो जब चुनाव हुआ था सवाल पूछा भी था कि जब जब उपचुनाव होता है कांग्रेस पार्टी आगे नजर आती, बीजेपी पीछे नजर आती, लेकिन इस बार तो एकदम उल्टा हो चुका है। कहां कमी मान रहे हैं आप? देखिए, हम चुनाव के अंदर बेसिकली आम मतदाता का ये एक रुझान होता है, ये उसके मन में एक मानसिकता होती है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, और इस सरकार के इस उपचुनाव से सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि सरकार के द्वारा अपनी मशीनरी का भी पूरा मिसयूज किया जाता है। आप अपना बताइए, आपकी पार्टी में कहां कमी रह गई है? बीजेपी का छोड़िए, और जी अपना बताइए कहां कमी रह गई है? कमी निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के अंदर कमी रही है, स्ट्रेटजी में कमी रही है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और इस चुनाव के नतीजों के बाद बैठ करके चर्चा की जाएगी कि आखिर किस एंगल पर, किस जगह पर हमारी कमी रही, और उस कमी को हम समय रहते हुए दुरुस्त करें और वापस जनता के बीच में जाकर के उनका जन समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश करें। झुंझुनू की बात कर लेते हैं यहाँ पर गजेंद्र जी। तो ठीक है गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अरविंद जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सुशांत भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी आपके पास आते हुए सुशांत फिर आपके पास आऊंगे। अरविंद जी, ये बताइए, खीवसर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल की खीवसर सीट की बात कर ली जाए तो कह रहे हैं कि गजेंद्र की मूछे और जिस तरीके से दाढ़ी का उन्होंने जिक्र किया था, उसके चक्कर में ये हुआ है कि अब बीजेपी यहाँ पर जीत चुकी है। देखिए, मार्केट में माना ये जा रहा था कि जो गजेंद्र सिंह खींवसर ने ये बयान दिया है, ये हनुमान बेनीवाल को फायदा पहुंचाएगा। इस सीट की गणित इस तरह की है कि यहाँ पे जाट वोटर जो है वो निर्णायक भी हैं, बड़ी संख्या में भी हैं, और तीनों प्रत्याशी जाट होने के कारण ये माना जाता है कि प्रत्याशियों में वोट बंटेंगे। जो एक कम्युनिटी के बड़े वोट हैं वो बंट सकते हैं।
तो जाट राजपूत जो द्वंद्व है वो यहाँ पर चलता है, आपको पता है, इस पूरे इलाके में चलता है, पूरे पूरे बेल्ट में चलता है। तो चूंकि वो जाट वोट है वो खिसके नहीं, इधर उधर नहीं हो, तो ऐसे बयान से जब एक राजपूत बयान देता है और वो भी किसी रियासत का पूर्व राजा होता है, वो बयान देता है, तो इससे एक ध्रुवीकरण होता है। एक अलग अलग तरह के किस्से चल पड़े थे इस बयान के बाद में कि भी इन बालों का क्या होगा, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कैसे लगेंगे बाल, और मूंछ कटवाने के बाद में अलग अलग तरह के चुटकुले चल रहे थे ऐसे। तो ये चीजें जो बयान होते हैं ये बिखरे हुए वोटर को एकजुट करने के लिए होते हैं। जी। तो बिखरा हुआ वोटर एकजुट हो सकता है इससे, और हो सकता है कि जो यहाँ पर हवा थी वो बहुत ज्यादा तेज थी, तो वो कम होके कुछ बड़ी जीत मिली होगी, और हो सकता है कि इससे राजपूत वोट भी एकजुट हुआ होगा। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा बयान गजेंद्र सिंह खींवसर की जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है, वहां से ऐसा बयान कभी आया नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि उनका वो एक तरह से गूगली मान लीजिए, उसको कुछ भी मान लीजिए, वो वहां से नहीं आ सकता था। उसके बावजूद वो बयान आया, और उसके बाद में एक उम्मीद बनती थी कि अब हनुमान बेनीवाल की जीत हो सकता है कि सुनिश्चित हो जाए। इसके बावजूद अगर नहीं हुई है, तो वहां पर इसका मतलब हवा बहुत ज्यादा खिलाफ थी हनुमान बेनीवाल के। अच्छा, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ थी या हनुमान बेनीवाल के जो परिवारवाद है उसके खिलाफ थी? क्योंकि पिछली बार जब ये सांसद बने थे 2019 में, तो उन्होंने 2020 में अपनी अपनी अपने भाई को खड़ा किया था विधायक के चुनाव में, और इस बार जब ये सांसद बने तो उन्होंने पत्नी को खड़ा किया। जबकि हर बार बात होती है कि किसी न किसी कार्यकर्ता को टिकट देंगे, अच्छा, एक कार्यकर्ता मैं आगे आपसे संक्षेप में बढ़ाएंगे। जानकारी लूंगी यहाँ से अरविंद जी। और सवाल जी मेरा ये होगा आपसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का, क्या ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को ले डूबा क्या यहाँ पर? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जैसा तो कुछ दिखाया नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था। लेकिन ऐसा होता ना कि जैसे जैसे वो कह रहे थे सेटिंग नहीं है या सेटिंग है, ये लगा कि जैसे ये चुनाव सौंप दिया ना कि यार अभी सरकार आपकी है तो आप ये चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपके ही चैनल पर मैंने करीब लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद में मैंने ये कहा था कि बीजेपी के लिए कहीं भी जगह नहीं। उस टाइम 5 सीटें खाली थी, ये 2 सीटें खाली नहीं हुई थी, रामगढ़ वाली और सलूम्बर वाली, ये दोनों सीटों पर विधायक थे इनके चुने हुए। तब मेरा ये आकलन था कि एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि सभी जगह बीजेपी बहुत कमजोर है, और सभी सभी और जगह आपने ये भी बीजेपी कहा था कि ये सारी कांग्रेस सीटें बहुत कांग्रेस मजबूत की है। हैं। सारी सीटें नॉट ओनली कांग्रेस की है, वहां के आप मार्जिन देखेंगे ना तो वो इतने बड़े बड़े मार्जिन थे कि वो मार्जिन कम नहीं हो सकते थे। लेकिन आप देखिए कि झुंझुनू में जो जो माइनॉरिटी का वोट है वो पूरा बहुत बड़ी संख्या में लेके गए हैं राजेंद्र कुढ़ा। आपके देवलियू नगर के अंदर जो मीणा वोट है वो बहुत बड़ी दौसा है, वो बहुत कम मार्जिन पे आके हारे हैं, ठीक है। बीजेपी हारी है। अदरवाइज वो सीट भी बीजेपी जीत सकती थी, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीती थी। तो इतने सारे मार्जिन कम हुए, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये सौंप दिया हो कि यार ये चुनाव आप लड़ लो। ऊपर से जो इनकी उदासीनता थी कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, नेता बड़े कमाल के हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है। वो उनमें से कोई जादूगर है, कोई गमछा घुमाने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के नेता हैं। तो नेताओं की कमी बीजेपी में हो सकती है, कांग्रेस में नहीं है। इसके बावजूद उन लोगों ने ठीक है। प्रचार में उनको नहीं उतारा। तो ये सवाल उठाता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या क्योंकि बीजेपी के जो नेता थे वो भी ये मानकर चल रहे थे, और वो उनके बयान थे, सब कुछ रिकॉर्डेड है। आपके प्रभारी जी कह रहे थे हमारे तो एक ही सीट है, हम तो अगर एक भी और जीतते हैं तो हमारी बड़ी जीत होगी। आपके मंत्री ठीक हैं है। जाबर सिंह खर्रा, उन्होंने कहा था कि हमारी तो एक ही सीट है, हम तो अगर एक भी जीतते हैं तो हमारी बड़ी बात होगी। तो जब वो हथियार ठीक है। डाले हुए जो बीजेपी थी उसको सशक्त किसने बनाया, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में शक होता है कि इस चुनाव में ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, कहीं ना कहीं मन से काम नहीं किया था, कहीं ना कहीं ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। अदरवाइज कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में या इन सीटों पर पर्टिकुलर बहुत अच्छी है कि वहां पर वो इस तरह से हथियार नहीं डाल ठीक है। सकती थी, इस तरह से नहीं हार सकती थी। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे खास यहाँ पर सहयोगी वो भी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड पर, उनकी मौजूदगी, सुशांत भी लगातार बने हुए। सुशांत, आपके पास आऊँगी, एक एक कमेंट जो यहाँ से सहयोगी से ले लेते हैं कि वहाँ पर अभी क्या हलचल नजर आ रही है। सबसे पहले टोंक लिए चलते हैं। रविश, आपके पास आते हुए कंफर्म हो चुका है बीजेपी आगे चल रही है टोंक से, बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं? बीजेपी
जी बिल्कुल, बीजेपी के जो प्रत्याशी है राजेंद्र गुर्जर, वो 41,121 वोट से इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने अपना ही जो रिकॉर्ड था, जो 2013 में उनकी 29,995 वोटों की जीत थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के मतों के अंदर जो है दुगना अंतर है। लगभग 60,000 वोट जो है नरेश मीणा ने इस सीट पे हासिल किए हैं। 30,000 के आसपास जो है कांग्रेस के कसूर चंद मीणा सिमट कर रह गए हैं। तो ये बड़ी जीत है इस क्षेत्र के अंदर। सचिन पायलट के गढ़ के अंदर जो है बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने बीजेपी का एक बार फिर से कमल खिलाया है। 2013 में जब बीजेपी इस सीट पर जीती थी तब भी राजेंद्र गुर्जर ही विधायक थे। 23 में उनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और पार्टी के भरोसे पर राजेंद्र गुर्जर खरे उतरे हैं। अपनी जीत को उन्होंने आम कार्यकर्ताओं की जीत करार देते हुए कहा है कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा करते रहना चाहता हूं। इस जीत के बाद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी हाल ही में जो है राजेंद्र गुर्जर को फोन पे बधाई दी है और इस जीत के लिए उन्होंने ये कहा है कि ये जीत आपकी जो है सेवा की जीत है, आपकी ईमानदारी की जीत। ठीक है, रहिए मेरे साथ रवीश। मैं लौटूंगी आपके पास। दौसा से देवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा जीत गए। माइक म्यूट है क्या आपका? जी मनी, बताइए। जी मनी, 18 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो वहीं 2300 मतों से 2300 मतों से डीसी बैरवा चुनाव जीते। हालांकि अभी जो चुनाव आयोग जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने भी घोषणा नहीं की है। भाजपा की ओर से यहाँ पर रिकाउंटिंग की डिमांड की गई है। महुआ जो विधायक हैं राजेंद्र प्रधान, वो भी यहाँ इस समय पंडित नवल किशोर महाविद्यालय के अंदर पहुंचे हैं और बीजेपी की ओर से जो एजेंट थे अभय शंकर शर्मा, उनकी ओर से यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है। फिलहाल जो प्रशासन है अभी वो डिसीजन लेगा। हालांकि भाजपा की ओर से डिमांड जो रिकाउंटिंग की है उस पर अभी जो प्रशासन और जो चुनाव आयोग है उससे बातचीत चल रही है। भाजपा की ओर से डिमांड की गई है रिकाउंटिंग करवाई जाए। जी मनी, बिल्कुल, रिकाउंटिंग कराई जाए। और यही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को लेकर भी संजय राउत का बयान सामने आया है और वो सवाल खड़े कर रहे थे ईवीएम पर। बहरहाल लिए चलते हैं मुदित गौड़ के पास, रामगढ़ में उनकी मौजूदगी है। मुदित, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर 3 राउंड बाकी हैं। 19 राउंड यहाँ पर हो चुके हैं और 11,537 वोटों से अभी जो है बीजेपी आगे चल रही है। और जो मतगणना है उसमें सुबह से लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो यही मौजूद थे और अभी वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि अभी 3 राउंड बाकी है और उसके बाद बैलेट की जो गणना आएगी उसके बाद ही पूरी पुष्टि होगी। लेकिन जो राउंड्स है वो अभी भी 3 राउंड चल रहे हैं। 3 राउंड में अभी काफी यहाँ कांग्रेस जीत गए ना, क्योंकि सुबह से लगातार यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच बीजेपी आगे हो चुकी है 11,000 वोटों से। कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी लगातार आगे चल रही है। 16वें राउंड से लगातार आगे चल रही है और अभी 19 राउंड हो चुके हैं। 3 राउंड अभी बाकी है जिसमें तय हो पाएगा कि कौन से पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती है। लेकिन अभी भाजपा ने बढ़त बनाए हुए है और मार्जिन जो है वो अभी 11,000 के करीब का वहां पर चल रहा है और इसको माना जा रहा है कि आगे जो अभी काउंटिंग होनी है उसमें कितना मार्जिन कम हो सकता है या कोई परिवर्तन भी आ सकता है। क्योंकि पूर्व में 7वें राउंड में भी कांग्रेस 10,000 के आसपास पहुंच चुकी थी जीत पर, लेकिन वो धीरे धीरे गिरते अब बीजेपी जो है वो 11,000 पर आगे हो चुकी है। जी अच्छा, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में वीरेंद्र जलेबी बनना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में भी वही तस्वीर नजर आ रही है। जयपुर में क्या अभी तस्वीर है? देखिए, अभी अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर भी आप देखेंगे कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ ही समय में मीडिया से मुखातिब होंगे और जिस तरीके से बीजेपी ने एक सीट से जो 4 सीट की ओर बढ़त की है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं बीजेपी पदाधिकारियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मैं झुंझुनू सीट की अभी मैं बात सुन रहा था तो उसके अंदर एक बात तो साफ है कि पिछले 21 साल के अंदर कांग्रेस की वो पारंपरिक सीट मानी जाती थी और इस 2003 के अंदर जो सुमित्रा सिंह है वो जीत कर आती हैं और बीजेपी का कमल का फूल खिलाती है और उसके बाद लगातार है वो कांग्रेस है इसके ऊपर जो कह सकते हैं काबिज होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये रिकॉर्ड 21 साल के बाद अब टूट चुका है। झुंझुनू सीट पे अब बीजेपी ने एक बार फिर से जो अपना कमल का फूल है वो खिलाया है। इसके साथ ही अगर बात करें बीजेपी मुख्यालय की तो बीजेपी मुख्यालय में तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे अब आना स्टार्ट हो चुके हैं। मीडिया है अभी उनसे
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से आप देखा होगा कि जो सलूम्बर सीट की बात की जाए, आप देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं और जो जीत के जो कह सकते हैं कि मायने हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। बातचीत करिए उसी वीरेंद्र को अगर हो पाए लेकर तो। आज जो है कह सकते हैं कि जो बिल्कुल देखिए, मैं अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बातचीत करेंगे, उनसे मैं लगा रहा हूँ जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है करने वाले हैं यहाँ पर मदन राठौड़। हम लौटेंगे वीरेंद्र आपके पास, अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। उस बीच सुशांत पारीकर को कर लेते हैं। सुशांत, अभी जिस तरीके से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने तमाम फैक्टर्स यहाँ पर गिनाए हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं, सचिन पायलट हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, अशोक गहलोत हैं, लेकिन उस तरीके से प्रचार करते हुए ग्राउंड पर नजर नहीं आए हैं वो। बिल्कुल नेताओं की कमी नहीं है मनी, ये सबको पता है, लेकिन उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस ने। एक तरीके से मैदान खाली रखा और प्रत्याशियों के चयन की बात हो, बागियों को मनाने की बात हो, वो सारे मसले ऐसे थे जिन्हें ढंग से एड्रेस किया जा सकता था, लेकिन भाजपा ने कहीं बेहतर ढंग से एड्रेस किया। मदन राठौड़ जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनकी शुरू होगी, वो जो निशान दिखा रहे हैं विक्ट्री का, ये बता रहा है कि ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि लिटमस टेस्ट माना जाता है सरकार का, और सरकार के 11 महीने के कामकाज पर एक तरीके से मोहर भी है, सत्ता संगठन। ठीक है सुशांत, माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, सुन लेते हैं एक बार मदन राठौड़ को। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इसके साथ ही कई प्रदेशों के उपचुनाव भी संपन्न हुए। आज परिणाम आया है आप सबके सामने, तो मैं तो देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब हमारे ऊपर जवाबदारी बड़ी है। हम जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जो राजस्थान और भारत सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है, उनको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। जहां तक आप पूछना चाहेंगे राजस्थान के उपचुनावों की, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को आम जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया और यही कारण है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिला। हम एक सीट 84 वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका अभिवादन करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछली बार हम जहाँ पर लगभग 70,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे, इस बार हम केवल 23,000 और कुछ वोटों से पीछे रह गए। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहाँ पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। आप पूछ रहे हैं दौसा में रिकाउंटिंग हो रही है, आपका इशारा मैं समझ गया था। अभी वहाँ पुनर्मतगणना हो रही है, जो भी परिणाम सामने आएगा हम जनादेश को स्वीकार करेंगे। इसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा
कि आपने भी समय समय पर हमें जागरूक किया, हमें सावधान किया। और वैसे तो मीडिया का ये दायित्व भी बनता है कि सबकी खबर ले और सबको खबर दे, तो इस तर्ज पर आपने भी अपना दायित्व निभाया। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमेशा हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें और हम जन सेवा करते रहें, ये आप सबका हम आशीर्वाद चाहेंगे। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी और अपनी भूमिका जो निभाना चाहिए, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं और चौथे स्तंभ का जो दायित्व होता है वो आपने भी निभाया और उसमें आपने भी बहुत संघर्ष भी किया, कई कष्ट भी झेले। वैसे हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अपने कार्यक्रम संपन्न हो और देश के विकास, राजस्थान के विकास में हम सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की सादगी काम आ गई या सरकार के काम? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे बहुत साफ कहूं, प्रदेश अध्यक्ष अकेला कुछ भी नहीं होता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सत्य बात है कि वो एक कार्यकर्ता से उठ करके आए, एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रदेश के महामंत्री रहे और प्रत्येक क्षेत्र से वो वाकिफ रहे, किस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है ये उनको जानकारी है। इसलिए मैं ये सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी भूमिका, जो पार्टी उम्मीद करती थी, उस उम्मीद के अनुरूप उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। हमारे महिला विंग हो, युवा विंग हो, SC/ST मोर्चा हो या पार्टी का मूल जो संगठन है, सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 21 साल बाद क्या कुछ, क्योंकि 2003 के अंदर सुमित्रा सिंह है वो कमल खिला पाई। आप सही कह रहे हैं कि लगभग 2 दशक से अधिक समय निकल गया, हम वो सीट एक बार जीते। लेकिन देखिए, ये परिवार की जो बात होती है ना, केवल और केवल सीमित कर देना वहीं तक, और दूसरा उन्होंने कोई विकास नहीं किया वहाँ पर समाज को तोड़ने का काम किया था। इसलिए वो आप वहाँ अपने झुंझुनू की सीट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कोई जनहित का काम नहीं किया और वहाँ हमने काम किया तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। एक सवाल था, इस पूरे चुनाव के रिजल्ट को हम देखें तो चाहे पार्टी आपकी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, दिग्गजों को धराशायी कर दिया। चाहे आप झुंझुनू में ओला को ले लो, खीमसर में हनुमान बेनीवाल को ले लो, चाहे आप रामगढ़ में जुबेर खानदान को ले लो, या अभी अगर दौसा का परिणाम ये रहता है किरोलाल मीणा को ले लो, क्या संदेश है? ये जो बाहुबली, वैसे दौसा को अभी मत जोड़िए, रिकाउंटिंग चल रही है, उसका परिणाम आने दो, उसके बाद ही अपन दौसा के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि किसी को भी बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो एक धमकी इस प्रकार की दे देना कि देवली उनियारा में मैं होता तो SDM को 1 की जगह 4 थप्पड़ मारता, ये दम्भ दिखाता है और बाहुबली का और एक संकेत देता है। राजनीति में बाहुबली या भुजाओं के बल पर जो कोई दूसरे को परास्त करना चाहता है, ये कुश्ती का मैदान नहीं है। यहाँ नीतिगत निर्णय होते हैं, नीतियों से युद्ध होता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है। अधिक सेवा करने का यदि कोई कंपटीशन करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मारता, अधिक मारता, ये बात कह देना, मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। उनको जनता ने सबक सिखाया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने 5 सीटें जीती, बहुत बधाई, सब कुछ है, लेकिन क्या लगता है कि 84 में आदिवासियों के बीच आप सेवा नहीं कर पाए? क्योंकि सेवा के दम पर अगर 5 सीटें जीत पाते हैं तो क्या लगता है कि 84 में आदिवासियों के बीच में पार्टी सेवा के कार्य नहीं पहुंचा पाई? देखिए, वहाँ हमने बहुत काम किया और बहुत काम किया, उसी का परिणाम है कि अभी हम केवल और केवल 23,000 से पिछड़े। पिछली बार हम 74,000 से पिछड़े थे। कोई बात नहीं, हम और सेवा करेंगे और अधिक सेवा करेंगे, उस इलाके में भी अपना वजूद कायम करेंगे और हम वो फिर से चुनाव जीतेंगे।
इस चुनाव में परिवारवाद को मुंह की खानी पड़ी। ओला परिवार झुंझुनू का उदाहरण है, और अभी चूंकि दोसा में तो रिकाउंटिंग चल रही है, यहाँ पर आपने आपके ही मंत्री के भाई को टिकट दिया था। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो आप लोगों की टिकट वितरण की रही उसमें कुछ खामी रही? देखिए, हम तो जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमारी बात में तो बहुत साफ बात है कि हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि सेवक को अवसर देते हैं, लेकिन बाकी तो मठाधीश बन करके बैठे हुए थे। दौसा में हमने देखिए कई बार सवर्ण को भी टिकट दिए, लेकिन चुनाव होता है, और चुनाव में जन अपेक्षा हम पता कर लेते हैं पहले, और पहले हम भी गए इलाके में, हमने दौरे किए। चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा से पहले हम लोग गए थे, हमारे प्रभारी जी भी साथ में थे, हमारी उस समय की सह प्रभारी भी हमारे साथ थी। प्रत्येक क्षेत्र में हमने जाकर के और जनता से चर्चा की, कार्यकर्ताओं से राय मशविरा किया, उसके बाद ही हमने मैदान में उम्मीदवार उतारा है। कोई जाति के आधार पर नहीं उतारा, परिवार के आधार पर नहीं उतारा, और हमें आशीर्वाद मिला है। अब ये उनका किसके प्रति था, अब उनको किससे उम्मीद थी, ये तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम इस विषय पर, और मैं कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ हमारा संगठन पूरा सक्रिय था। तो अब मैं धन्यवाद दूं। क्या आप क्या पूछना चाहते हो? रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा पूरे देश में गूंजा। जो उत्तर प्रदेश से नारा शुरू हुआ, महाराष्ट्र में गूंजा, आपके राजस्थान में गूंजा, क्या इसका असर पड़ा? क्योंकि विपक्ष ने इसको परिणाम आपके सामने है, पूरे देश का परिणाम आपके सामने है। हाँ, एक मिनट। अच्छा, विक्ट्री से अपन सब करो भाई। बीजेपी जिंदाबाद। एक मिनट, अरे अध्यक्ष जी, नरेश मीणा को लेकर जगह जगह उसकी रिहाई को लेकर धरने हो रहे हैं, और आज वोटिंग भी अगर देखी जाए तो लोगों ने वोट के तो 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर जीते हैं और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आगे।